नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से। तो क्लास रहने वाली है हमेशा की तरह सीडीपी की, और आशा करता हूँ सब मज़े में होंगे। ऑडियो वीडियो चेक कर लो, क्लास की करेंगे शुरुआत बिना किसी देरी के। तो हम बात कर रहे थे बच्चों लर्निंग की, तो इस टॉपिक को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सीधा मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ बिना किसी देरी के। तो देखो क्या होता है बच्चों। तो लर्निंग क्या है बच्चों? अधिगम, अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान, कौशल या दृष्टिकोण में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो इसको अधिगम कहते हैं। तो अधिगम क्या होता है बच्चों? लर्निंग जिसे हम कहते हैं। तो अधिगम दो तरीके से होता है बच्चों, एक तो आपके अनुभव के आधार पर और एक आपके अभ्यास के आधार पर। अनुभव के आधार पर मतलब आप जब समाज में लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कोई चीज़ बार बार करते हो, ठीक है, तो एक टाइम के बाद अभ्यास करते हो बार बार, तो फिर आपको उसका अनुभव हो जाता है। अभ्यास से ही अनुभव आता है बच्चों। ये नहीं कि एक बार में ही आपको हो जाए कि अनुभव हो जाए। कई लोग एक बार में भी चीज़ें सीख जाते हैं, लेकिन बार बार अभ्यास करने से आपका जो अनुभव है उसकी नींव मजबूत होती है। तो बार बार जब अब आप अभ्यास करते हो तो आपको उस चीज़ का अनुभव हो जाता है। ठीक है, तो तुमने नोटिस किया होगा जैसे कहीं नई जगह पे आप जाओ, तो पहले दिन जब आप जाओगे तो रास्ता आपको अनजान लगेगा, लेकिन कुछ समय रोज़ रोज़ आप उसी जगह से जाओगे तो आपको अनुभव हो गया है, वहाँ की चीज़ें आप जानने लगे हो। तो अनुभव और अभ्यास दो तरीके से लर्निंग होती है बच्चों। अब लर्निंग से होता क्या बच्चों? या तो आपके व्यवहार में चेंज होगा, या आपके ज्ञान में परिवर्तन आएगा, या आपका कौशल, कौशल का मतलब स्किल, और आपका दृष्टिकोण, एटीट्यूड में भी आपके चेंज आता है। जब आप कोई चीज़ सीख जाते हो, ठीक है, नॉलेज हो जाती है, तो आपके एटीट्यूड से वो झलकता है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ आती है और उसी फील्ड में आप काम कर रहे हो तो आपका एटीट्यूड ही अलग होगा। और सभी को चीज़ें आती है, आपको नहीं आती है, तो आप डरे डरे रहोगे, तो एटीट्यूड में भी परिवर्तन आता है बच्चों। दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो लर्निंग से कैसा परिवर्तन आता है? स्थायी परिवर्तन आता है। स्थायी का मतलब यह है बच्चों कि जो चीज़ आप एक बार सीख जाते हो भूलते नहीं हो। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर आपने रोट मेमोरी के अंदर कोई चीज़ है, रट्टा मार के सीखा है, तो हो सकता है आप भूल जाओ, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ समझ के कंसेप्ट को अच्छी तरह सीखा है तो आप वो भूलते नहीं हो जनरली, चाहे ठीक है कितना ही समय हो जाए, जनरली आप उस चीज़ को भूलते नहीं हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक बार आपको जैसे प्लस माइनस के सम आ गए हैं तो आप भूलोगे नहीं, आपको बेसिक प्रिंसिपल पता है तो आप आसानी से कर पाओगे। तो कोई भी चीज़ है लर्निंग है। जैसे महिलाओं को एक बार रोटी बनानी आ गई है तो वो भूलेंगी नहीं भाई क्या मैकेनिज़्म है, कैसे बनाया जाता है, सब आपको आता है। तो स्थायी परिवर्तन होगा अगर आप चीज़ों को कंसेप्ट समझ कर सीखोगे। तो ये लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद बच्चों, जो वुडवर्थ हैं ये कहते हैं अधिगम नई आदतें, ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो अधिगम के द्वारा, लर्निंग के द्वारा हम नई आदतें, ज्ञान प्राप्त करते हैं, नई हैबिट्स आपके अंदर जनरेट होती है। तो जब कोई चीज़ आप सीख जाते हो तो नई आदतें आपके अंदर जनरेट हो जाती हैं बच्चों। जैसे तुमने देखा होगा आर्मी वाले हैं तो उन्हें बार बार सिखाया जाता है सुबह उठना है, सुबह जल्दी उठना है, मॉर्निंग वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, रोज़ सेव करनी है। तो आप देखोगे जब आर्मी जो ऑफिसर है या आर्मी से कोई भी सैनिक है हमारा, वो रिटायर हो जाता है तो उसके अभ्यास का उसने उस हैबिट का बार बार अभ्यास किया है, तो वो उसकी आदत बन गई है। तो अधिगम से हम आदतें भी सीखते हैं। ठीक है, और ज्ञान और कौशल, ठीक है, कौशल जो भी मिस्त्री वगैरह है या किसी भी प्रकार का किसी को कोई टेक्निकल चीज़ आती है तो वो उसकी स्किल है बच्चों। उसके बाद करो एंड करो क्या कहता है? अधिगम आदतें, ज्ञान और दृष्टिकोण प्राप्त करने की प्रक्रिया है। लगभग एक जैसी ही बातें दोनों कह रहे हैं। हिलगार्ड के अनुसार अधिगम अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो लर्निंग क्या है बच्चों? आप जो बार बार प्रैक्टिस करते हो अभ्यास के द्वारा, आपके व्यवहार में जो चेंज होता है बच्चों, जो स्थायी रहेगा, उसी को हिलगार्ड क्या कह रहे हैं? अधिगम कह रहे हैं बच्चों। थॉर्नडाइक क्या कह रहा है? अधिगम उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंधों का निर्माण है। अधिगम का मतलब होता है स्टिमुलस, कई बार मैं तुम्हें बता चुका हूँ स्टिमुलस क्या होता है, और प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जैसे आपके सामने कोई परिस्थिति आती है वो स्टिमुलस है, कोई भी चीज़ आती है वो स्टिमुलस है, उसके प्रति आप रिस्पॉन्स करते हो। तो बार बार जब ये चीज़ें होती हैं तो आप चीज़ें सीख जाते हो। ठीक है, जैसे मान लो हो सकता है कि कोई बच्चा नया जन्म लिया है, उस बच्चे ने, तो पहली सर्दी उसके लिए काटनी मुश्किल हो क्योंकि अभी उसको उसकी आदत नहीं हो, लेकिन जब जैसे ही सर्दी आएगी तो उसके माँ बाप उसे गर्म कपड़े पहनाएंगे। जैसे जैसे सर्दी आती रहेगी हर बार उसे बार बार यही चीज़ें होती हैं तो उसे आदत हो जाएगी। तो ये एक प्रकार से अधिगम है, उसकी बॉडी ने सीख लिया है ठंड से कैसे बचना है। तो ये भी एक अधिगम का पार्ट है बच्चों। ठीक है, स्किनर महोदय क्या कह रहे हैं? अधिगम व्यवहार में कर्मिक अनुकूलन की प्रक्रिया है। इसका मतलब है आपके व्यवहार के अंदर आप धीरे धीरे, कर्मिक का मतलब है क्या भाई? स्टेप वाइज
ठीक है, कर्मिक क्रम से, ठीक है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। तो ऐसे स्टेप वाइज आप धीरे धीरे अपने व्यवहार में चेंज लाओगे, फिर आप अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लोगे। यही अधिगम है। तो सभी का स्वागत है बच्चों। अब चलो बच्चों आगे। तो अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होंगी बच्चों? अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होंगी? लर्निंग इज कॉन्टिन्यूस। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। कई बार ना बच्चों यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आ जाएगा आपको, निम्न में से कौन से अधिगम की विशेषताएं? तो ये विशेषताएं मैंने लिखी हैं, आपको याद रखनी है। अधिगम सतत प्रक्रिया, बिल्कुल बच्चों, अधिगम हमेशा चलता रहेगा। जीवन भर आप कुछ ना कुछ सीखते हो। जब से आपने जन्म लिया है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन कुछ नहीं सीखोगे। हर रोज कुछ ना कुछ सीखोगे। जिस व्यक्ति ने ये मान लिया कि उसे सब कुछ आ गया है, वो फिर विकास करना बंद कर देगा। तो अधिगम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलती रहेगी। ठीक है, अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है, और अगर नहीं है तो अधिगम उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। भाई कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ आप वीडियो देखकर कुछ सीख रहे हो तो इसका एक उद्देश्य है। सर आप HTET या CTET वगैरह KVS हम क्लियर करना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं? नौकरी पाना चाहते हैं। तो बिना उद्देश्य के अधिगम नहीं होगा। जब वही वाली बात आ गई ना भाई, जब तक आपको ड्राइव कब मिलेगा? जब तक आपकी नीड नहीं होगी। नीड नहीं होगी तो ड्राइव ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उद्देश्य पूर्ण होता है अधिगम हमेशा। अधिगम हमेशा अभ्यास से होता है। बार बार प्रैक्टिस करोगे। ये नहीं कि तुम आज की वीडियो देख के ही तुम्हारा टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और लगभग पूरा सिलेबस कई बार करना पड़ेगा, तब आप दक्ष हो पाओगे अपने सिलेबस के अंदर। ठीक है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित हो सकता है। तो आपने कोई चीज़ सीखी है तो उसको, जैसे हमने पढ़ते हैं ना पियाजे के अंदर एसिमिलेशन, वही बात कह रहा है कि एक स्थिति में जो आपने कोई चीज़ सीखी है तो वैसी ही परिस्थिति जब आपके सामने आएगी तो आप उसका यूज़ कर लोगे। तो एक स्थिति की नॉलेज आप दूसरी जगह यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको स्कूटी चलानी आ गई है, बाइक चलानी आ गई, तो स्कूटी भी आप चला लोगे, क्योंकि एक जैसी स्थितियाँ हैं वो लगभग। ठीक है, अगर आपको मैथ का एक सवाल निकालना आ गया सिंपल इंटरेस्ट का, तो वैसा ही दूसरा अगर मैं रकम बदल दूं तो उस पर भी वो फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल पाओगे। तो एक स्थिति के ज्ञान का हम दूसरी जगह यूज कर सकते हैं बच्चों। लर्निंग मॉडिफाई बिहेवियर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कई बार आपसे पूछा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो लर्निंग वो है जो आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है बच्चों। तो लर्निंग से आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा बच्चों। व्यवहार में परिवर्तन ही लर्निंग है बच्चों। और व्यक्ति से भिन्न हो सकती है लर्निंग की जो प्रक्रिया है सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होगी बच्चों। क्योंकि सभी लोगों का इंटरेस्ट और IQ अलग अलग होता है। तो हो सकता है किसी में लर्निंग की प्रोसेस तेज हो, किसी में स्लो हो। तो लास्ट में हम लर्निंग कर्व पढ़ेंगे, वहाँ आप समझने की कोशिश करोगे। इसी प्रकार लोगों का इंटरेस्ट भी अलग हो सकता है। हो सकता है किसी का ड्राइंग में इंटरेस्ट हो, किसी का मैथ में इंटरेस्ट हो, किसी का इंग्लिश में इंटरेस्ट हो, किसी का क्रिकेट में इंटरेस्ट हो। तो अलग अलग प्रकार का जो इंटरेस्ट है, तो इसी प्रकार लर्निंग उनकी होगी बच्चों, इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बच्चों, ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या होता है बच्चों कि हम वही बात आगे ट्रांसफर करेंगे लर्निंग की। एक बार जो चीज़ हमने सीख ली है दूसरी जगह उसका यूज़ करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बच्चों आपके कई प्रकार के होंगे। सबसे पहले पॉजिटिव नाम से ही पता चल रहा है। पॉजिटिव ट्रांसफर का मतलब है सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, तो क्या होगा, जब पुराना अधिगम नए अधिगम को आसान या बेहतर बनाता है, उसे कहते हैं बच्चों हम पॉजिटिव। जो आपने पुरानी चीज़ सीखी है और उसी के बिहाफ पर जब आप नई चीज़ सीखने जाओगे तो उसको आसान बना दे, मतलब वो नॉलेज आप वहाँ पे यूज़ कर लो। ठीक है, आपको फ़ायदा दे जो नॉलेज आपने जो पीछे सीखी है, तो इसको कहते हैं बच्चों पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उदाहरण, हिंदी आने से संस्कृत सीखना आसान हो जाता है, क्योंकि हिंदी का जो विकास है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। तो अगर आपको हिंदी आती है तो संस्कृत सीखना भी आपके लिए आसान होगा, क्योंकि जो मात्राएं वगैरह है, थोड़ा बहुत जो वर्ड भी एक जैसे हैं। लेकिन हिंदी से इंग्लिश सीखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हिंदी से संस्कृत सीखी जा सकती है। बात समझ गए आप? इसी प्रकार आपको जैसे कार चलानी आती है, तो अगर मैं आपको जीप चलाने के लिए कहूँगा तो आप जीप भी चला दोगे, क्योंकि दोनों की प्रोसेस एक जैसी है। जब एक ज्ञान दूसरे में हेल्प करे, इसे कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उसके बाद है बच्चों नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, जब पुराना अधिगम नए अधिगम में बाधा उत्पन्न करेगा। जब आपने जो पुरानी चीज़ सीखी है वो नई चीज़ में बाधा उत्पन्न करे, यानी नई चीज़ उससे अपोजिट हो, तो इसको कहते हैं बच्चों नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, हिंदी बोलने वाला व्यक्ति अंग्रेजी सीखते समय अंग्रेजी शब्दों हिंदी ध्वनियों से बोलता है, जिससे उसे गलत उच्चारण होता है। तो ये कह रहा है भाई हिंदी से इंग्लिश सीखना एक प्रकार से नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, क्योंकि उच्चारण की बात कर रहा, स्पेशली ध्यान देना। ये हो सकता है कि हिंदी के बाद वो इंग्लिश ग्रामर सीखे, तो वहाँ पर रूल लगभग एक जैसे हो सकते हैं। लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन हिंदी के शब्दों की है, तुमने देखा होगा जो एक्सेंट है अंग्रेजों का और हमारी जीभ अलग अलग तरीके से मुड़ती है। तो हिंदी के वर्ड कुछ ऐसे हैं जो हिंदी भाषी है वो हिंदी के वर्ड आसानी से बोल सकता है।
और हिंदी वाले को आप अंग्रेजी बुलाओगे तो थोड़ा सा अलग तरीके से बोला सकता है, तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी। यानी सीधी सीधी बात है, अगर इंडिया का कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलेगा ना तो उसमें इंडिया का जो एक्सेंट है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है, उदाहरण के लिए हिंदी बोलने वाला व्यक्ति अंग्रेजी सीखते समय अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी ध्वनियों से बोलता है। तो थोड़ी ध्वनियों में फ़र्क है बच्चों, ठीक है, जो फोनेटिक साउंड होती है जिससे गलत उच्चारण होता है, तो ये दिक्कत है। तो यहाँ पे जो अंग्रेज हिंदी की नॉलेज है वो इंग्लिश की नॉलेज में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो इसको कहते हैं बच्चों नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। या मैं और तुम्हें एग्जांपल दूं, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने हमेशा गियर वाली गाड़ी चलाई है, गाड़ियों, ठीक है, अब उसे मैं बिना गियर वाली गाड़ी चलाई है, केवल रेस है उसमें, और एक दिन में उसे गियर वाली गाड़ी चलाने के लिए दे दो, तो फिर यहाँ पे उसे दिक्कत होगी बार बार, क्योंकि उसे बिना गियर की वाली की आदत है। अब गियर वाली में थोड़ा चीज़ें मैकेनिज्म अलग है, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। इतनी बात तुम समझ गए? तो इसको कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उसके बाद है बच्चों जीरो, न्यूट्रल, ठीक है। जीरो का मतलब है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कोई लिंक ना हो। जैसे मान लो आप अच्छे डांसर हो, उसके बाद आप मैथ की क्लास पे जाते हो, तो मैथ का डांस से लेना देना कुछ नहीं है, तो ये जीरो है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। मैथ में आपको दिमाग चलाना है, और डांस के अंदर भी वैसे तो दिमाग लगेगा, लेकिन आपको बॉडी की मूवमेंट ज़्यादा करनी है, तो इसको कहते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ना तो बाधा उत्पन्न करे ना हेल्प करे। जब पुराना अधिगम नई सीख पर कोई प्रभाव नहीं डालता, उदाहरण तैरना सीखना या गणित सीखना, कोई संबंध नहीं है बच्चों, ठीक है। तो स्विमिंग का और गणित से कोई लेना देना नहीं है, तो दोनों जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। एक प्रकार का ज्ञान दूसरी जगह यूज ही नहीं हो रहा है, ना तो पॉजिटिव सेंस में ना नेगेटिव सेंस में। आगे चलो बच्चों। उसके बाद है बच्चों बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब होता है बच्चों दोनों एक जैसी चीजें, ठीक है। जैसे बाइलेटरल का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लो मैं किसी चीज़ को बीच में से दो बराबर टुकड़े कर दूं, जैसे हमारी बॉडी है, मैं यहाँ से बीच में से दो बराबर टुकड़े कर दूं, तो लेफ्ट वाला चीज़ राइट वाली चीज़ बिल्कुल एक जैसी दिखाई देगी। इसको इस प्रकार की चीज़ को बाइलेटरल कहते हैं बच्चों। शरीर के एक भाग द्वारा सीखा गया कौशल दूसरे भाग को सीखने में मदद करे। यानी जो चीज़ आप एक हाथ से कर सकते हो दूसरे से भी कर सकते हो। या एक बार आपने लिखना सीख लिया, तो अगर आपने दाएं हाथ से लिखना सीख दिया, फिर आप प्रैक्टिस करके बाएं हाथ से भी सीख सकते हो। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ को हेल्प करे, यानी जो चीज़ आप एक हाथ से कर सकते हो दूसरी चीज़ से भी कर सकते हो। दाएं हाथ से लिखने वाला व्यक्ति बाएं हाथ से भी लिख सकता है, जल्दी सीख जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसको दाएं हाथ से लिखना आता है वो बाएं हाथ से भी लिख सकता है। कहानी समझ रहे हो? जैसे क्रिकेट के अंदर तुमने देखा होगा, क्रिकेट देखते हो तुम, जैसे स्वीप शॉट, मतलब वो रिवर्स शॉट मार देते हैं, एक राइटी बंदा है वो लेफ्टी होके या लेफ्टी बंदा राइटी होके खेल लेता है। तो ये है कि जो एक हाथ से हम चीजें कर सकते हैं वो दूसरी से भी कर सकते हैं बच्चों। इसको कहते हैं हम बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, द्विपार्श्विक स्थानांतरण इसको कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। लर्निंग डन बाय वन साइड ऑफ द बॉडी हेल्प द अदर साइड बच्चों, ठीक है। तो जो आप एक साइड से करते हो, बॉडी के एक हिस्से से करते हो, दूसरे हिस्से में भी वो हेल्प करेगा। इसको कहते हैं बच्चों बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उसके बाद होता है बच्चों वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है बच्चों? ये लाइन वर्टिकल होती है। तो वर्टिकल का मतलब है ये है कि हमें आसान से मुश्किल की तरफ जाना है, ऊपर बढ़ते जाना है, आसान से मुश्किल की तरफ। जिंदगी ऐसी ही चलनी चाहिए, आसान से मुश्किल की तरफ। तो जो हमारा क्यूरिकुलम है वो भी ऐसा ही है। पहले बच्चों को आसान चीजें सिखाई जाती है, फिर डिफिकल्टी का लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। स्पाइरल क्यूरिकुलम याद है थोड़ा कुछ तुम्हें? तो इसको कहते हैं बच्चों, ठीक है, सरल कार्य से जटिल कार्य की ओर अधिगम का स्थानांतरण। उदाहरण जोड़ सीखने से गुणा, फिर गुणा, जोड़ सीखने के बाद गुणा सीखना आसान है भाई, ठीक है। तो पहले सिंपल चीज सिखाई, जोड़, जोड़ थोड़ा सिंपल प्रोसेस है, उसके बाद गुणा सिखाई, उसके बाद भाग सिखाई, ये चीजें बच्चों। तो इसको कहते हैं वर्टिकल। तो याद रखना, वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब सिंपल से मुश्किल की तरफ, सिंपल से मुश्किल की तरफ, इसे कहते हैं वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। डन है? आगे चलो बच्चों। उसके बाद है बच्चों हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, स्थैतिज स्थानांतरण। समान स्तर के कार्यों के बीच अधिगम का स्थानांतरण। तो समान एक जैसे कार्य, ठीक है, जब दो एक जैसे कार्य हो तो एक जैसी नॉलेज, जब दो कार्यों के अंदर समानता हो और एक काम की नॉलेज आप दूसरी काम में यूज कर रहे हो, थोड़ा बहुत चेंज करके, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जिम्नास्ट है, और जिम्नास्ट में बॉडी की मूवमेंट है, बॉडी की कलाएं हैं, शरीर की कलाएं हैं, और जिम्नास्ट और डांसिंग मिलते जुलते प्रोसेस हैं, इनको आप आसानी से सीख सकते हो, ठीक है।
मेरी बात समझ पा रहे हो? इसी प्रकार जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो या उसको क्या कहते हैं चिड़ी बल्ला खेलते हो, तो दोनों में एक ही चीज़ है, आपको मारना है हाथ के साथ। तो इस प्रकार की जो लर्निंग है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जैसे भौतिक विज्ञान का ज्ञान रासायनिक विज्ञान को समझने में मदद करेगा, यानी कि फिजिक्स की जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी यूज़ होगी, क्योंकि कुछ फॉर्मूले फिजिक्स के ऐसे हैं वो केमिस्ट्री में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार की नॉलेज को हम क्या कहते हैं? समान स्तरों के बीच अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल याद रखना, दोनों चीज़ों के अंदर कुछ सिमिलैरिटी होंगी, एक जैसी होगी। जैसे मैंने कहा कि भाई डांसिंग और एथलीट जो है उनकी जो बॉडी मूवमेंट का ही काम है, तो ये इस प्रकार का ट्रांसफर। नमस्कार सभी को, समझ गए तुम ये हॉरिजॉन्टल भी? तो ये बच्चों कुछ प्रकार के हमारे पास ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। उसके बाद बच्चों लर्निंग की बहुत सारी थ्योरी और सिद्धांत मैं पढ़ा चुका हूँ। थॉर्नडाइक के अभ्यास का नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता चुका हूँ। दोबारा हम इनके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, पुरानी वीडियो देखकर आप ये चीज़ें समझ लोगे। वाइगोस्की, ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी, तो ये मैंने पहले ही तुम्हें करा दी थी। तो अब मोटा मोटा निचोड़ बता रहा हूँ मैं लर्निंग का, तो वो यहाँ नहीं करेंगे। तो कुछ और देखो यहाँ पे थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की कुछ थ्योरीज हैं जो इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। तो एक तो थॉर्नडाइक का है बच्चों समान तत्व का सिद्धांत। समान तत्व थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि भाई आप जब लर्निंग का ट्रांसफर करोगे तो जो दो चीजें हैं ना उनके बीच में जितनी ज्यादा समानता होगी उनको सीखना उतना ही आसान होगा। जैसे मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया कि भाई तुम्हें कार चलानी आती है और मैं तुम्हें जीप चलाने के लिए कहूँ, तो कार चलाना और जीप चलाने के बीच में बहुत ज़्यादा समानता है, लगभग वही आपका गियर शिफ्टिंग और वही स्टीयरिंग कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है। तो ये सीखना आसान है। तो दो चीज़ों के बीच में समानता होगी। किसी को साइकिल चलानी आती है, स्कूटी चलानी, वो आसानी से सीख सकता है। ठीक है, किसी को मैथ के अंदर जो मान लो किसी मैथ के अंदर किसी को सिंपल इंटरेस्ट आता है, तो उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट सीखना उसके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत फंडेड सेम है बच्चों। तो इसको कहते हैं बच्चों थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? समान। तो दो क्रियाओं के बीच में जितनी ज्यादा समानता होंगी उतना ही सीखना आसान होगा। दो परिस्थितियों में समान तत्व होने पर स्थानांतरण होता है। जितनी अधिक समानता उतना अधिक स्थानांतरण, तो उतना जल्दी लर्निंग होगी। ठीक है, ट्रांसफर अकर व्हेन टू सिचुएशन हैव कॉमन एलिमेंट्स, मोर सिमिलैरिटी मोर ट्रांसफर। जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज होगी उतनी जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। किसने दी है ये? थॉर्नडाइक ने दी है। थॉर्नडाइक का मानना है कि दो परिस्थितियों के बीच में जितनी ज्यादा समानता होगी उन्हें सीखना उतना ही आसान होगा। ठीक है, उसके बाद है बच्चों थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। तो जुड व्यक्ति का नाम है भाई, यहाँ पे GUDD, जुड ये व्यक्ति है, इसने ये दी थी सामान्यीकरण का सिद्धांत बच्चों। ठीक है, तो जब विद्यार्थी किसी कार्य के सामान्य सिद्धांत को समझता है तो अब स्थानांतरण होता है। इस लाइन का ये मतलब है बच्चों, जब आप किसी चीज का बेसिक समझ जाओ ना, तो फिर आप क्या करोगे, और जगह भी उसका यूज कर लोगे। ठीक है, जैसे मान लो जैसे मैं मैथ्स का ही तुम्हें एग्जांपल दूंगा। अगर बच्चे को एक बार बेसिक पता चल गया कि भाई जैसे मैंने 12 और 29 को मैं जोड़ना चाहता हूं, तो बच्चे को हम बेसिक बात बताते हैं ना, भाई 9 और 2 11, 11 आ गया, जैसे ही 2 डिजिट का आएगा एक सर हासिल चला जाएगा, अब इनको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो बच्चे को, कुछ बच्चे रट्टा मार लिया, कुछ बच्चों ने बेसिक समझा। तो अब अगर बच्चे को एक बार ये चीज आ गई भी कैसे करते, तो चाहे कोई सा सवाल दे दो बच्चा करेगा, वो अपनी नॉलेज का यूज करेगा। इसे कहते हैं सामान्यीकरण का। यानी सीधी सीधी बात यह है कि जब आप किसी चीज का कंसेप्ट समझ जाते हो, तो वैसी जब प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो आप उस कंसेप्ट को वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। वहां पे भी क्या कर सकते हो, इसको कहते हैं बच्चों सामान्यीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो आम जीवन से जितने उदाहरण याद रखोगे, एक बार अगर महिला को रोटी बनानी आ गई, गेहूं की आटे की रोटी बनानी आ गई, तो फिर महिला बाजरे के आटे की रोटी भी बना देगी। वही कंसेप्ट है। एक बार आपको रोटी बनानी आ गई तो फिर आप पूरी भी बना दोगे। थोड़ा सा कंसेप्ट में चेंज है, लेकिन आपको बेसिक प्रिंसिपल पता है क्या करना है। ठीक है, आपको एक चीज की सब्जी बनानी आ गई तो सारी सब्जी बना दोगे। बेसिक प्रिंसिपल आपको पता है, मसाला तैयार करना, तेल वगैरह ये सब ये करना। तो इसको कहते हैं सामान्यीकरण का सिद्धांत। मतलब आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए किसी भी चीज की। ठीक है, मतलब किसी भी चीज का आपको ABC पता होना चाहिए। बेसिक पता है तो आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करके अन्य जगह भी वो यूज करोगे। तो आपको कंसेप्ट समझना है, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, जैसे बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे 10वीं 12वीं में, तो हम इंग्लिश सबकी प्रॉब्लम होती थी।
तो इंग्लिश में क्या करें? तो हम क्या करते थे, इंग्लिश की खास तौर पर जो पोएम वगैरह होती थी हम उनकी समरी याद कर लेते थे। समरी मतलब पोएम पढ़ ली मैंने, क्या है पोएम के अंदर, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, समरी उठा के लिख देते थे। जनरलाइजेशन, एक ही बात लिख देनी है, ठीक है ना। जैसे वो टीचर ने कहा कि भाई गाय का प्रस्ताव आ गया, अब चाहे गाय के प्रस्ताव की जगह किसी का प्रस्ताव आ जाओ, यही बेसिक बात लिखनी है, थोड़ा बहुत नाम बदलना है, ठीक है। गाय का प्रस्ताव की जगह बैल का प्रस्ताव आ जाए और बैल के प्रस्ताव की जगह चाहे घोड़े का प्रस्ताव आ जाए, तो बेसिक बेसिक बातें क्या लिखनी है ये आपको पता चल गया। इसको कहते हैं बच्चों थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। उसके बाद बच्चों थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। तो मेंटल डिसिप्लिन का ये मतलब है कि भाई कोई भी जब आप काम करोगे तो आपको दिमाग लगा के करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा। जैसे आपको अपना शरीर बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना, एक्सरसाइज से आपकी मसल्स डेवलप हो जाती है, फिर आप फिजिकल कठिन कार्य भी कर पाओगे। इसी प्रकार दिमाग को भी एक्सरसाइज चाहिए। आपने आज पढ़ाई की, कल छोड़ दी, फिर परसों पढ़ाई की, फिर 10 दिन बाद की, तो ऐसे आपके मेंटल एक्सरसाइज आपका दिमाग उस चीज़ को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो कॉन्टिन्यूस लगातार आज आप 2 घंटे पढ़े, कल भी 2 घंटे पढ़ोगे, फिर 3 घंटे पढ़ोगे, तो इससे देखो क्या होगा, तुम्हारे दिमाग की एक्सरसाइज होगी, दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाएगा क्योंकि रोज आप वही काम कर रहे हो। तो इसको कहते हैं बच्चों थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, जनरली मैं कई मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स के अंदर कुछ टॉपिक आ गए, सर हमारे जीवन में तो इनका कोई यूज़ ही नहीं है, क्यों पढ़ रहे हैं सर हम, इतना मुश्किल मुश्किल सवाल क्यों कर रहे हैं सर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं सर, डिफरेंशियल, इनका तो आम जीवन में यूज़ ही नहीं है। यूज़ है सर इनका। हमारा दिमाग क्या होता है, जैसे मैथ्स सीखने का एक मोटिव मैं तुम्हें बताऊंगा। ये नहीं कि तुम ये मत सोचना कि जैसे मान लो मैं मैथ्स के अंदर डेरिवेटिव वाला चैप्टर कर रहा हूँ, और तुम ये मत सोचना कि आम जीवन में इसका कोई यूज़ नहीं है, तुम क्यों पढ़ा रहे हैं। इसका भी एक है। इससे क्या होता है, जब मुश्किल चीज़ें हमारे सामने आती है ना, तो हमारा दिमाग की एक्सरसाइज होती है। अब जीवन में भी जब आपके सामने मुश्किल आएगी ना, तो आपका दिमाग तैयार रहेगा, वो हार नहीं मानेगा। तो इसीलिए आपने ये आपकी मेंटल सोच को बदलता है मैथ। बेशक से वो आपका डायरेक्ट उसका यूज़ नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन में यूज़ करते हो। जब मुसीबत आएगी, जब आप मुश्किल सवाल भी करते हो, हार नहीं मानते हो, करते रहते हो, तो ये आपके दिमाग की एक्सरसाइज है। आपका दिमाग मुश्किल चीज़ों के लिए तैयार हो जाता है और जीवन में कहीं ना कहीं ये यूज़ जरूर आता है। तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है बच्चों, वो हमेशा यूज़ होगी कहीं ना कहीं, और जैसे पैमाने में उसे डालोगे वैसा ही रूप लेगा। तो हर चीज़ों को पॉजिटिव होके सीखो। समझ गए तुम? तो जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, शरीर कि हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा शरीर मजबूत होता है, उसी प्रकार बार बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे दिमाग में पॉजिटिव ऊर्जा के साथ किसी चीज़ को करते हैं, तो हमारा दिमाग अनुशासित हो जाता है उसके प्रति, और धीरे धीरे चीज़ों को ग्रहण करना शुरू कर देता है, चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। यानी आपको कोई भी चीज़ करनी है तो मेंटली तैयार होकर करनी है। ये नहीं कि दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। आपका पड़ोसी, आपके मम्मी पापा भाई बहन तो कह रहे हैं HTET की तैयारी कर लो, लेकिन तुम्हारा दिमाग इसके लिए तैयार ही नहीं है, तो चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। समझ गए ये बात भी तुम? अब देखो बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो जब हम अधिगम का ट्रांसफर करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करेंगी बच्चों? कार्यों की समानता, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, कार्य जितने समान होंगे उतनी जल्दी ट्रांसफर होगा। ठीक है, कार चलाने के बाद जीप चलाना आसान है। कार्यों की समानता, जितनी ज़्यादा समानता होगी उतनी फास्ट ट्रांसफर होगा बच्चों। अधिगम की अर्थपूर्णता, ठीक है, अधिगम की अर्थपूर्णता का मतलब है लर्निंग आसान हो जाएगी अगर उसका कहीं आपके जीवन में यूज होगा। अर्थपूर्णता का ये मतलब है, अर्थपूर्णता का ये है, जैसे लड़कियों को कहती है नहीं है उसकी मम्मी, बेटा रोटी बनाना सीख ले नहीं तो ससुराल में गाली खिलाएगी। तो रोटी बनाना मतलब एक मीनिंगफुल चीज़ है लड़कियों के लिए, वो लड़कों के लिए भी है हालांकि, ठीक है। तो अर्थपूर्ण चीज़ें बच्चों। अब आप क्यों पढ़ रहे हो यहाँ? क्योंकि तुम्हें पता है HTET क्लियर करना, तो मोटिव, अर्थपूर्ण चीज़ें जितनी होंगी, ठीक है, तो उनको सीखने के लिए आप उतनी ज़्यादा क्या करोगे बच्चों? जोर लगाओगे, मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब ये है अधिगम की अर्थपूर्णता, अर्थपूर्ण होना चाहिए, कुछ ना कुछ यूज होना चाहिए उसका, ठीक है। उसके बाद भाई शिक्षण की विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपको सिखाया किस तरीके से जाता है। तुमने देखा होगा एक ही चीज़, कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लो आपको कोई ट्रेनर है, जैसे मान लो आप कुछ भी बेसिक सी चीज़ सीख रहे हो, फुटबॉल सीख रहे हो, क्रिकेट सीख रहे हो, तो ट्रेनर का भी है, आपको कौन से मेथड से सिखाया जा रहा है। तो
तुमने देखा होगा जो कोच है और जो आपका ट्रेनर है, आपको जो गाइड करने वाला है, आपका टीचर है, मार्गदर्शक है, ट्यूटर है, उसकी भी इंपॉर्टेंस है बच्चों। ठीक है, तो उसका मेथड इंपॉर्टेंट होता है, किस मेथड से सिखा रहा है। कई टीचर बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आपको सिखा जाते हैं, सिंपल शब्दों में बात कह जाते हैं। कई टीचर क्या होते हैं, सिंपल सी बात को भी बहुत मुश्किल तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिससे बच्चे को सीखने में क्या होगी बच्चों, मुश्किल होगी। तो जितना टीचिंग का मेथड सिंपल होगा उतना ही आप आसानी से समझोगे। मिल जाएगा अनूप, ठीक है। हाँ, तुम नीचे इसके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो मिलेगा आपको। उसके बाद बच्चों इंटेलिजेंस एंड मैच्योरिटी। भाई जब बंदा सामने वाला सीख रहा है, सामने वाला इंटेलिजेंट होगा तो जल्दी सीख जाएगा, कम इंटेलिजेंट होगा तो थोड़ी लर्निंग प्रोसेस स्लो होगी। दूसरा बच्चों परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब है कि भाई वही बात मैच्योर है या नहीं है। कुछ चीज़ें आप अगर थोड़े बड़े बच्चों को सिखाओगे तो आसानी से सीखेंगे, छोटे बच्चों को सिखाना वो मुश्किल है। ठीक है, मैच्योरिटी इन द सेंस जब आपको ये पता है कि ये सीखने में मेरी भलाई छुपी हुई है तो आप वो चीज़ सीखते हो। और ये कब आता है, जब आप थोड़े मैच्योर हो जाते हो। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों के लिए तो पढ़ाई वो केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मार से बचना है। ठीक है, लेकिन अब तुम उस लेवल पे नहीं हो, अब तुम्हें पता है कि पढ़ाई का एक क्या है महत्व है हमारे जीवन में, इससे कुछ होगा, हमारा क्रांति लाएंगे हम इससे। ठीक है, उसके बाद बच्चों मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप मोटिवेटेड रहोगे तो सीखना आसान हो जाएगा, मोटिवेटेड नहीं रहोगे। और मोटिवेशन तब मिलता है जब आपको आरंभिक सफलता मिलती है, मतलब आप कोई काम करना शुरू कर दो और आपको थोड़ी थोड़ी सफलता मिलना शुरू हो जाए तो आप मोटिवेट हो गए। तो मोटिवेशन भी एक इंपॉर्टेंट है जो आपको क्या करेगा, आपके लक्ष्य की तरफ धकेलेगा। लर्निंग उतनी ही आसान कर देगा मोटिवेशन। ठीक है, कई लोगों के घर वाले बहुत सपोर्टिंग होते हैं, वो बच्चा कुछ भी काम करे ना हेल्प करते हैं। कई लोगों के घर वाले सपोर्टिंग नहीं होते, बच्चा कर रहा है तो कहेगा यार ये तो बेकार की काम कर रहा है। तो समझ रहे हो, मोटिवेशन जो आपके सपोर्ट में बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं, घर वाले आपकी सहायता कर रहे हैं, माँ बाप, बीवी, ठीक है, पति पत्नी, दोस्त, सब आपको कह रहे हैं, आपको इनकरेज कर रहे हैं, हाँ भाई कर, तो आप सीखोगे। और अगर आपका हर कोई उपहास करता रहेगा, छोटी छोटी बात पे कहता रहेगा तेरे बस की बात नहीं है, तो तुम डिमोरलाइज हो जाओगे, सीखना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद भाई अभ्यास और पुनर्बलन, तो अभ्यास और पुनर्बलन जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों जो किसको प्रभावित करेंगी, किसको प्रभावित करेंगी बच्चों, आपकी लर्निंग प्रोसेस को। उसके बाद है बच्चों लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व, ठीक है, तो लर्निंग कर्व से भी एक आधी बार बातें बन सकती है, क्वेश्चन आ सकता है। लर्निंग कर्व आपको बताती है कि आप जो सीखने की प्रक्रिया है वो कैसे चल रही है, आप चीज़ें जल्दी सीख रहे हो या आप सीखने में एक जगह पे आके रुक गए हो, या आपकी जो लर्निंग है स्लो स्लो चल रही है। तो इसको हम किसके माध्यम से डिनोट करते हैं, लर्निंग कर्व। यानी लर्निंग कर्व से लर्निंग की गति का पता लगाते हैं हम कि कोई भी बंदा अगर सीख रहा है, कोई व्यक्ति अगर सीख रहा है तो वो कितनी तेज़ी से सीख रहा है या स्लो सीख रहा है, या कहीं पे उसकी जो लर्निंग की प्रोसेस है कहीं आके रुक गई है। तो ये लर्निंग कर्व से हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो अधिगम वक्र एक ऐसा ग्राफ है जो समय के साथ अधिगम की प्रकृति को दर्शाता है। समय के साथ आपने कितना सीखा है ये बताएगा। ठीक है, यह दिखाता है कि अभ्यास के साथ प्रदर्शन कैसे बेहतर होगा। तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका प्रदर्शन कैसा बेहतर होगा। तो कई प्रकार की लर्निंग कर्व है, लेकिन जनरली जो लर्निंग कर्व होती है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एस शेप वाली बच्चों। तो एस शेप वाली जो ये है, ये जनरली ऐसी कर्व होती है लर्निंग की, एस शेप कह लो, एस, या इसको बच्चों सिग्मोइड, ऐसा ये सम्मेशन का निशान नहीं होता, ऐसा भी लिख देते हैं कई बार। तो जनरली ये एस शेप की कर्व बनेगी बच्चों, एस शेप की। तो यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा है जनरली ये एस बन रहा है। अभी मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, पहले मैं एक दो टाइप की आपको लर्निंग कर्व बता देता हूँ, फिर मैं ये आपको ये लास्ट में ये कर्व समझाऊंगा इसका क्या मतलब है बच्चों। तो मेरे ख्याल से सब ओके चल रहा है ना। चलो अब समझो ये लर्निंग कर्व का क्या मतलब है। तो पहले तो है भाई पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व। तो कितने प्रकार की लर्निंग कर्व होती है, ठीक है, सभी का निचोड़ है एस बच्चों। ठीक है, तो एस लास्ट में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले बच्चों सकारात्मक त्वरण वक्र। सकारात्मक का मतलब आप चीजें सीख रहे हो और तेजी से सीख रहे हो। आज आपने एक वर्ड सीखे, कल दो सीखे, फिर अगले दिन 4 सीखे, फिर 5 सीखे, फिर 7 सीखे, 10। तो लर्निंग की प्रोसेस जब आपकी समय के साथ बढ़ती रहेगी तो इसको कहते हैं एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड का मतलब है तेज, मतलब लर्ना आपका बाधित नहीं होना चाहिए। इसका जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, कई बार जब हम तैयारी करते थे जैसे, तो हमें इंग्लिश में दिक्कत आती, तो इंग्लिश की वोकैब हमें याद करने के लिए टीचर कहते थे। तो वो कहते थे हमें कि भाई पहले दिन तुम ना 5 वर्ड याद करो, 5 वर्ड याद करो, अगले दिन तुम
7-8 बढ़ा के करना, अगले दिन 6 कर लेना, उससे अगले दिन 7 करना, फिर 8 करना, फिर 10 करना, फिर 15 करना। तो इस प्रकार की जो लर्निंग है, समय के साथ आपकी लर्निंग में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार की कर्व जब होती है लर्निंग, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व। अब कर्व कैसे बनेगा तुम इसको देखो, ये दो प्रकार की बन सकती है। यहां से आपने शुरू किया भाई, ठीक है, और धीरे 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 आपकी लर्निंग का जो ग्राफ है वो ऊपर चढ़ता जा रहा है, ठीक है। समय के साथ आपका लर्निंग का जो ग्राफ है बच्चों वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव लर्निंग करो भाई। देखो समय के साथ धीरे 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 धीरे, तो समय जैसे जैसे बीत रहा है आपकी लर्निंग का ग्राफ भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये ऐसे भी जा सकता है और यहां ऐसे भी जा सकता है बच्चों, ठीक है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है आपको कर्व दिखा के ये कहे बताओ ये किस टाइप की कर्व है। तो इस प्रकार की कर्व ये ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, सीधा रेखा में भी बन सकती, कुछ ऐसी भी बन सकती है। यानी ऊपर की तरफ जाएगी ये समय के साथ, ऊपर की तरफ जाएगी समय के साथ, ठीक है। तो ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी ऊपर की तरफ जा रही है। बिल्कुल स्मूथ तो होता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा इसमें होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगी समय के साथ। तो ऐसी कर्व को हम क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व, सकारात्मक त्वरण वक्र। शुरुआत में अधिगम धीमा होगा बच्चों, लेकिन बाद में तेजी से बढ़ता है। समय के साथ सुधार की गति बढ़ती है भाई। तो आराम से पहले आप सीखोगे, स्लोली स्लोली स्लोली, ठीक है। तो जैसे यहाँ बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया है इन्होंने, राइडिंग ए बाईसाइकिल। तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व बनेगी। तो पहले दिन जब बच्चा बाईसाइकिल सीखता है तो मुश्किल से एक पैडल मारता है, गिर जाता है या पैर नीचे रख लेता है। फिर दूसरे दिन 2 पैडल मारेगा, धीरे धीरे वो बैलेंस बनाना सीख जाएगा। और जब एक बार सीख जाता है तो फिर तो स्टंट वगैरह सब कुछ चलते हैं, बच्चा बिल्कुल फास्ट परफेक्ट रूप से चलाता है। तो इस प्रकार की जो लर्निंग है बच्चों, पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व है। इस प्रकार की लर्निंग की कर्व बच्चों कब बनती है, इस पर भाई ये तो समझ आ गया कब बनेगी। ये तब बनेगी या तो आपका उस चीज में इंटरेस्ट हो, या तो आपका उस चीज में इंटरेस्ट हो, ठीक है, और समय के साथ आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहे, तो ऐसा आप लर्निंग की प्रोसेस फास्ट होगी। दूसरी बात, या आपको उस चीज में पहला स्टेप आपने लिया, आपको सफलता मिली, दूसरा स्टेप आपने लिया और ज्यादा सफलता मिली, तब भी ऐसी होगी। देखो कई बार क्या होता है, बच्चों ने एग्जाम दिया तो क्या होता है, हमारा एक भी एग्जाम क्लियर नहीं होता। एक टाइम ऐसा आता है एक एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद क्या होता है, बच्चे को क्या मिला, रीइंफोर्समेंट मिला, हाँ भाई मैं तो कर सकता हूं। फिर एक क्लियर होने के बाद उसके कई एग्जाम क्लियर हो जाते, तो ऐसी कर्व बनेगी। फिर समझ गए, पॉजिटिव कब बनेगी, या तो आपकी चीज में इंटरेस्ट है, मजे आ रहे हैं आपको काम करते हुए, तो आप और जोर लगाओगे, तो क्या होगा, और प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी कर्व बनेगी। लेकिन चीजें अगर बोरिंग होंगी तो ऐसी कर्व बनना थोड़ा मुश्किल है बच्चों, समझ गए। तो जो उन्नति है, अभ्यास है, लर्निंग है, समय के साथ बढ़ेगी। उसके बाद है बच्चों नेगेटिव। नेगेटिव भाई, नेगेटिव नकारात्मक त्वरण वक्र। नकारात्मक में उल्टा है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने तुम्हें काम करने के लिए दिया, पहले दिन तुमने 10% याद कर लिए, अगले दिन तुम केवल 8% याद कर पाए, अगले दिन तुमने 6 ही याद किए, अगले दिन 5 किए, फिर 3 किए, फिर 1 किया, फिर आपने याद ही नहीं किया, आपका मूड कर गया सोने का। तो तरक्की, आपकी लर्निंग समय के साथ डिक्रीज हो जाए, तो इस प्रकार की, ठीक है। इसका कारण कई हो सकता है। फिर भाई इसके कारण क्या हो सकते हैं, या तो आपका चीज में इंटरेस्ट नहीं है, या आपको चीजें समझ नहीं आ रही है, ठीक है, आपको चीजें बोरिंग लग रही है, मजे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं। थकान भी इसका कारण हो सकता है। तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, यहां देखो क्या हुआ, आपकी जो ग्राफ है नीचे की तरफ आता गया, नीचे की तरफ आ गया, और एक टाइम पे आके ना 0 को टच कर लिया। अब आपके अंदर लर्निंग हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये ऐसे भी आ सकता है बच्चों, नीचे की तरफ आएगा, ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। और ये ऐसे भी आ सकता था भाई, ऐसे भी आ सकता था, आएगा जनरली नीचे की तरफ। ये ऐसे जिग जैग करके भी नीचे आ सकता था। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, नेगेटिव, ठीक है। पहले आपने बहुत जोश दिखाया, ठीक है, जैसे तैयारी करते हैं हम, पहले दिन सारी बुक खरीद ली, पढ़ लिया, सारी बुक खोल के देख लिया, अगले दिन धूल पे, पुस्तकों पे, किताबों पे मिट्टी चढ़ी हुई है, अब नहीं पढ़ेंगे, छोड़ यार। बिल्कुल बताएंगे ज्योति, टेंशन मत लो, हमारा काम ही है ये। उसके बाद है बच्चों यूनिफॉर्म लीनियर लर्निंग कर्व। यूनिफॉर्म का मतलब है धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत स्पीड में नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन लगातार, ठीक है, उसी स्पीड से बढ़ रहे हो। जैसे आज आपने 5% याद किए, कल भी आपने 5% याद किए, अगले दिन भी 5 किए, अगले दिन भी 5 किए, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी।
ना कम ना ज़्यादा, ना समय के साथ आप बढ़े ना समय के साथ आप घटे, तो इसको कहेंगे बच्चों यूनिफॉर्म। तो ये ऐसे चलेगी, ठीक है, यूनिफॉर्म चलती रहेगी, धीरे 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 आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। एक बात याद रखना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना भाई, यूनिफॉर्म और पॉजिटिव वाला लगभग एक जैसा भी बन सकता है, ठीक है। तो एक समय के बाद ये देखो धीरे धीरे ऊपर जाएगी ये, और जो आपकी पॉजिटिव वाली थी वो ऐसे जा रही थी सीधा ऊपर, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मेमोराइज ए लिस्ट विद इक्वल एफर्ट ईच डे। तो आप कोई भी लिस्ट या कोई भी चीज़ याद कर रहे हो, रोज़ उतना ही आप पढ़ रहे हो, रोज़ 2 घंटे या एक लेसन पढ़ के छोड़ दे रहे हो, या इंग्लिश के वर्ड वोकैब याद कर रहे हो, रोज़ आप 10 ही याद कर रहे हो, पहले दिन भी 10 याद किया, दूसरे दिन भी 10 याद किया, तो लर्निंग हो रही है, लेकिन धीरे 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 आप बढ़ रहे हो। और ये सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों लर्निंग का, सबसे बेस्ट तरीका है ये यूनिफॉर्म। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। उसके बाद ये भाई हमने देखो एमसीक्यू करे थे, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन किए थे, वहां पे आया था प्लेट्यू वाला सितराव, ठीक है। पठार भी कह देते हैं इसको, पठार, प्लेट्यू को पठार कहते हैं ना, पठार वक्र भी कह सकते हो तुम इसको, पठार। तो इसमें क्या हुआ कि भाई आपने सीखना शुरू किया, शुरू में तो आप सही था, लर्निंग आपकी पहले दिन हुई, दूसरे दिन थोड़ी और बढ़ी, तीसरे दिन और बढ़ी, लेकिन कुछ समय के बाद आपकी लर्निंग में सितराव आ गया, यानी आपने सीखना बंद कर दिया। सितराव का मतलब रुका, वहीं पर रुके हुए हो आप। जैसे बच्चों को हमने क्या कहा, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से तुम्हें बातें समझ आएंगी। बच्चे को मैंने पहले दिन 2 की टेबल याद करने के लिए दी, बच्चे ने 2 की टेबल याद कर दी, अगले दिन 3 की दी, बच्चे ने अगले दिन 3 की भी कर दी, अगले दिन 4 की दी, 4 की भी कर दी। अब ऐसे करते करते एक दिन बच्चा पहुंच गया 13 की टेबल पे पहुंच गया, हमने 13 की टेबल बच्चे को याद करने दी, पहले दिन सुनी बच्चे को याद नहीं है, अगले दिन सुनी बच्चे को फिर याद नहीं है, अगले दिन सुनी फिर बच्चे को याद नहीं है, क्योंकि बच्चे ने कोशिश करने की कोशिश की लेकिन उसको मुश्किल लगी, उसके बाद उसने एफर्ट लगाना ही छोड़ दिया। तो यही जीवन है बच्चों, हमारे मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है, 99% लोगों के साथ एक समय आने के बाद उन्हें चीज़ें मुश्किल लगनी शुरू हो जाती है, और मुश्किल लगने के बाद वो क्या कर देते हैं बच्चों, गिव अप कर देते हैं। उसके बाद उनकी लर्निंग फिर आगे नहीं बढ़ती, आगे वो नहीं सीख पाते। तो इसको कहते हैं बच्चों सितराव, प्लेट्यू बनेगा पठार वक्र बच्चों, ठीक है। तो तुम देखो क्या हुआ, पठार वक्र यहाँ पे तुम इस इमेज के माध्यम से समझोगे, एस वाली भी यही है बस, ठीक है, पर एस में ही बीच में पठार बनेगा। तो ये लर्निंग आपकी चल रही थी चल रही थी चल रही थी, और यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, आपका या तो आप थक गए, या आप उदास हो गए, डिमोरलाइज हो गए, या आपको सफलता नहीं मिली, उसके बाद आपकी लर्निंग रुक गई। ये फ्लैट लाइन आने का मतलब है लर्निंग रुक गई आपकी, यहाँ तक पठार बना बच्चों। अब आपको 15-20 दिन हो गए, आपने कुछ नहीं किया, फिर मैं आया, मैंने आपको मोटिवेट किया, बच्चे पढ़ ले, जीवन में कुछ नहीं रखा, पढ़ेगा, अपने घर वालों का, अपनी स्थिति बढ़ेगा, फिर तुम मोटिवेट हो गए। तो किसी पॉइंट पे तुम्हें मोटिवेट मिले, यहाँ तक तो फ्लैट लाइन चल रही थी, इसी को प्लेट्यू कहते हैं। पठार ऊपर से फ्लैट होते हैं ना, और पर्वत ऊपर से नुकीले होते हैं। तो उसके बाद जैसे मोटिवेशन मिली आपने, फिर आपने जोर लगाया, फिर आपकी लर्निंग आगे बढ़ गई। तो प्लेट्यू, ये एरिया प्लेट्यू है बच्चों, जहाँ पे आपकी आपकी क्या हुई, तरक्की नहीं हो रही, ये एरिया है बच्चों प्लेट्यू, ये वाला एरिया, ये जहाँ पे आपकी सीधी लाइन आ गई, इसको प्लेट्यू कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, अगर आपको याद है तो हम क्वेश्चन भी करते हैं। तो भाई प्लेट्यू का क्या मतलब है, पठार वक्र का क्या मतलब है, पठार वक्र का मतलब है अधिगम का रुक जाना, ठीक है, रुक जाना, उसमें सितराव आ जाना, उसको स्थिर हो जाना वो, ठीक है, रुक जाना। तो एक चरण आता है जहां अभ्यास के बाद कोई भी सुधार नहीं दिखता, मतलब आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो लेकिन आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कोशिश तो कर रहे हो लेकिन वहीं पे रुके हुए हो। जैसे मैंने कहा बच्चे ने 13 की टेबल याद करने की कोशिश की लेकिन याद ही नहीं हो पा रही है उसको, इसको कहते हैं सितराव, ठीक है। प्रकृति कुछ समय के लिए रुक जाती है, कुछ समय के लिए रुक जाती है, एक ऐसा पॉइंट आता है आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा यार, आगे बढ़ ही नहीं रहा हूं मैं, स्ट्रक हो जाते हो वहां पे। तो इसका कारण क्या है, पठार की शेप का मतलब ये नहीं है, पठार का मतलब है ऐसी लाइन आएगी सीधी, मतलब पठार कब बनेगा, पहले तो धीरे धीरे तरक्की हो रही थी आपकी, और फिर आपकी ऐसी फ्लैट लाइन आ गई, जो ये फ्लैट लाइन है यही पठार को रिप्रेजेंट करती है बच्चों, ठीक है। पठार वाली आप कई तरीके से बना सकते हो। पठार या तो आप ऐसे बनाओ, देखो अगर आपको पठार वाली कर्व बनानी है ना, जैसे मान लो ये आपकी हो गई एक्सिस, यहां से पहले धीरे धीरे ऊपर लाओ, फिर फ्लैट लाइन ले आओ, और फिर या तो इतना छोड़ दो, आप यहां से यहां तक इस हिस्से को पठार कह दो, यहां से ऊपर भी ले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन ये जो फ्लैट लाइन है ये पठार है, या तो इतनी छोड़ दो या ऊपर ले जाओ और इसी हिस्से को पॉइंट कर दो, ये पठार होती है बच्चों, ठीक है। इंग्लिश की पेडागोजी तो नहीं कराऊंगा मैं, मैथ्स, साइंस,
EVS ये वाली कराऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। हाँ, इंग्लिश की पेडागोजी तो इंग्लिश वाले टीचर को सही करनी पड़ेगी तुम्हें। उसके बाद भाई इन सभी कर्वों का मिक्स जो होगा एस शेप होगा। तो एस आकार का जो कर्व बनेगी वो आपकी पूरे जीवन की ओवरऑल लर्निंग की प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो इसके चार, एस शेप का मतलब है चार फेज हैं इसके। तो पहले प्रारंभिक चरण होगा बच्चों, धीमी प्रकृति, क्योंकि विद्यार्थी के कार्य में नया है। तो शुरू में जब हम कोई चीज़ सीखना शुरू करते हैं, अभी कर्व के माध्यम से भी मैं समझाऊंगा, तो पहले स्टेज में क्या होगी बच्चों, प्रारंभिक जो चरण होगा वहाँ पे जो लर्निंग की प्रोसेस है वो स्लो होगी, क्योंकि आपने नया नया कोई काम करना सीखा है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो पहले उसकी लर्निंग बिल्कुल स्लो चलती है, वो केवल रेखाएं इधर उधर खींचता है, ठीक है, रेखाएं खींचता है, टेढ़ी मेढ़ी छवियाँ बनाता है, फिर धीरे 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 एक टाइम ऐसा आता है वो बहुत तेज़ी से सीखता है। तो ये इनिशियल स्टेज में जो लर्निंग की प्रोसेस है वो स्लो है। और ये लर्निंग की प्रोसेस स्लो कब होगी, जब कोई काम आप नया नया कर रहे हो, आपका उसको बिल्कुल भी नहीं पता आपको उस काम का। उसके बाद है बच्चों रैपिड ग्रोथ। फिर क्या होगा, धीरे धीरे एक्सेलरेट, फिर वो पहली वाली कर्व बनेगी त्वरित वाली, तेजी से ऊपर जाएगा आपका ग्राफ। अभ्यास और समझ के कारण तेजी से सुधार होता है बच्चों, ये दूसरा फेज है, ठीक है। अभ्यास, तो पहले तो क्या होगा बच्चों, जैसे मैं कर्व बनाने की कोशिश करूं तो पहले तो धीरे 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 चलती रहेगी आपकी ग्रोथ, धीरे धीरे चलती रहेगी, फिर एकदम ये तेजी से ऊपर की तरफ जाएगी बच्चों, ठीक है, एकदम तेजी से ऊपर की तरफ जाएगी। और कैसे जाएगी, प्रैक्टिस और लॉजिक को समझ के, कंसेप्ट को समझ के। तो ये दूसरा है बच्चों रैपिड ग्रोथ वाला। फिर रैपिड ग्रोथ होगी तो ग्रोथ करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, फिर एक जगह पे आके आपके अटक जाओगे, ठीक है। या तो आप वहां पे थक गए, या आपको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, या आप बोर हो गए हो, तो फिर पठार बनेगा। तो तीसरा बनेगा प्लेट्यू बच्चों, प्लेट्यू स्टेज, सितराव, रुकावट चरण। अभ्यास करने पर भी प्रकृति नहीं होती, कारण है भाई इसका थकान, रुचि की कमी, गलत तरीका। या तो भाई आप थक गए हो काम करते करते, लर्निंग करते करते, आपका मूड नहीं है, या आपका इंटरेस्ट उसमें खत्म हो गया है। इंटरेस्ट कब खत्म होता है, जब आपको पॉजिटिव परिणाम नहीं मिलते, या आपको लगे यार इसका तो यूज ही नहीं है। और कई बार गलत तरीका, आप तरीका ही गलत लगा रहे हो, जोर तो पूरा लगा रहे हो लेकिन आपका तरीका ही गलत है, तो ये कारण है प्लेट्यू बनेगा। उसके बाद फिर फाइनल स्टेज आएगी परफॉर्मेंस बिकम स्टेबल। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, लर्निंग की प्रोसेस है, वो स्टेबल हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी आपको। लर्निंग रीच द मास्टरी, और आप धीरे धीरे सीख कर मास्टर बन जाओगे, आपको चीज़ें अच्छी तरह आ जाएंगी। प्रदर्शन स्थिर हो जाता है, विद्यार्थी निपुणता प्राप्त करता है। तो ये जो चारों फेज है इनकी एस कर्व बनती है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शुरू में स्लो, फिर तेज, फिर स्त्राव, पठार, और फिर कांस्टेंट रूप से आप ऊपर जाओगे, लर्निंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इनको एक ही कर्व में तुम्हें दिखाता हूं, ये देखो ये कर्व बच्चों, ठीक है, एस टाइप की। तो अब कहां से कहां तक क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या था बच्चों, जहां पे आपका इनिशियल फेज था स्लो, तो यहां से चले आप और इस पॉइंट तक, ये पहली इनिशियल स्टेज है जहां पे आपकी लर्निंग स्लो स्लो हो रही थी। धीरे 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 धीरे, ये सीधी लाइन का मतलब है कि आप क्या है, सीख ही नहीं रहे हो कुछ, वहीं पे रुके पड़े हो, ठीक है। बच्चा पहले दिन गया, कुछ नहीं सीखा, लाइन खींची इधर उधर उधर, ठीक है, उन्हें कांटे मकोड़े मारे, सीधी लाइन। फिर धीरे 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 करके थोड़ी सी उन्नति हुई, फिर बच्चे ने थोड़ा थोड़ा लाइन में लिखना सीख दिया, ठीक है, लाइन में लिखना सीख दिया, थोड़ी सी उन्नति हुई, फिर बच्चा रोज प्रैक्टिस कर रहा है। फिर दूसरा फेज आएगा रैपिड ग्रोथ, कंसेप्ट भी समझ गया, बच्चे को पता चल गया क्या करना है, कैसे पेन पकड़ना, क्या लिखना है, वो तेजी से उन्होंने ग्रोथ किया, तो तेजी से सीखेगा वो, तो ग्रोथ होगी ग्रोथ होगी ग्रोथ होगी, ठीक है, ग्रोथ होगी बच्चों, और ग्रोथ होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, यहां तक ये पॉइंट आ गया बच्चों आपका। अब सैचुरेशन आ गई भाई, ठीक है। तो कलर अलग अलग कर देता हूं ताकि तुम्हें सारी चीजें पता चले। तो ये दूसरा मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये दूसरा आपकी स्टेज आ गई जहाँ तेजी से ग्रोथ हो रही थी आपकी। अब इस पॉइंट पे पहुँच गए आप, यहाँ से या तो इंटरेस्ट की कमी हो गई, या तरीका गलत है, या आपकी रुचि नहीं रही, आप थक गए, तो अब पठार बनेगा बच्चों। अब क्या बनेगा, पठार बनेगा, तो यहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगी, ये पठार बन गया बच्चों आपका, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ऊपर की तरफ आपका हो सकता है ग्रोथ हो, तो इस प्रकार से ये चलती है बच्चों। समझ आ गई आपको। तो एस का मतलब समझ गए, एस बनेगा भैया, एस, ठीक है, एस बनेगा। एक्चुअल में इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से एस बनाऊंगा, तुम और ज़्यादा बेटर समझोगे। ये एस कुछ तुम ऐसा बनाना, देखो एस कैसा होता है, ऐसे चले, ठीक है, तुम ऐसे बनता है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है ये, एक्चुअल में ऐसा बनेगा ये, ठीक है। या मैंने तो उल्टा बना दिया ना, ऐसा एस बनेगा, ये ऐसा बना है,
ठीक है, तो जहाँ पे फ्लैट लाइन आ गई वहाँ पे आप थक गए बच्चों, सैचुरेशन हो गई। बात समझ गए? तो कर्व बिल्कुल है जहाँ से ऊपर जा रही है वहाँ पे आप तेज़ी से लर्न कर रहे हो, जहाँ पे फ्लैट लाइन आ गई है वहाँ पे आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो रुक गई है। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस रुक गई है। अगर ये धीरे धीरे ऊपर जाए तो इसका मतलब धीरे 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 आप स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ते जा रहे हो। तो कर्व समझना बिल्कुल आसान है, समय के साथ आपकी लर्निंग की हैबिट को ये दिखाएगा बच्चों। तो ये लर्निंग कर्व थी। अब आपसे कहीं पे भी एग्जाम में ज़्यादातर कभी ऐसा क्वेश्चन आया है नहीं कि कर्व बनाने के लिए पूछेगा। कर्व में पूछेगा क्या मतलब है इसका, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व का क्या मतलब है आपसे पूछेगा। तो इसका मतलब है आप तेजी से विकास कर रहे हो, लर्निंग फास्ट हो रही है, डे टू डे आप लर्निंग नई नई चीज़ें सीख रहे हो, तेजी से सीख रहे हो। नेगेटिव का मतलब है समय के साथ लर्निंग आपकी स्लो हो रही है, समय के साथ आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है। प्लेट्यू का मतलब क्या है, प्लेट्यू का कारण क्या है, ठीक है, प्लेट्यू को कैसे हम, प्लेट्यू अगर बन जाए तो कैसे प्लेट्यू से निपटना है, लर्निंग के अंदर अगर प्लेट्यू पठार कर्व बन जाए तो क्या करना है, तो क्या क्या कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम थी उनका उल्टा कर दो। क्यों बन रही थी, इंटरेस्ट की कमी, तो हमें नए नए तरीके से करना है। इंटरेस्ट की कमी क्यों हो जाती है, हम बोरिंग तरीके से एक ही तरीके से चीज़ कर रहे हैं, तो मतलब तरीका बदलना है। तो पहला तरीका अगर प्लेट्यू बन जाए, तरीका बदलो। दूसरा, मोटिवेट करो लर्नर को, मोटिवेट करो, उसे बताओ क्यों सीख रहे हो तुम, क्या महत्व है, मोटिवेशन, ठीक है, तरीका बदलना, मोटिवेशन, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, एनर्जेटिक बनाना पड़ेगा उसको, कुछ ऐसी बातें बतानी पड़ेगी, एनर्जी आए उसके अंदर, तब आपका प्लेट्यू से वो ओवरकम कर पाएगा। तो बच्चों ये क्लास हमने यहाँ पे बेसिक लर्निंग के बारे में पढ़ ली है। लर्निंग के लगभग मेन जो थ्योरीज हैं वो मैं तुम्हें करा चुका हूँ, ठीक है, पियाजे से लेकर बंडूरा का सामाजिक अधिगम, वाइगोत्स्की, सब मैंने करा चुका हूँ। तो एक दो जो बचे हैं आने वाली क्लासेस में हम करेंगे बच्चों। तो आज की जो ये क्लास है बच्चों यहीं तक रहेगी, इससे आगे हम क्लास को कल आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।